भारत सरकार में मेरे सहयोगी श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी, भारत सरकार की सह स्वास्थ्य सचिव मैडम वंदना गुरनानी जी, उन्हीं के सहयोगी दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी विशाल चौहान जी, एडिशनल डीजीएचएस डॉक्टर कंवर सेन जी, एडिशनल डीडीजी और डायरेक्टर ईएमआर डॉक्टर स्वास्थी चरण, प्रोफेसर पुष्पावती जो हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूरू की डायरेक्टर हैं। इस कार्यक्रम को और ज़्यादा ताकत प्रदान कर रहे हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ईएनटी के हेड डॉक्टर आलोक ठक्कर जी, साथ में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मौलाना आज़ाद के डीन और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, और जो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन में संबंधित विषय पर एडवाइज़र भी हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में मेरे साथ और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के, डायरेक्टरेट के, आईसीएमआर के, और सारे देश में जो विशेषकर 6 हमारे ये नए सेंटर्स आज प्रारंभ हुए हैं। कम्युनिकेशन को विशेष रूप से आउटरीच सर्विसेज सेंटर्स फॉर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, इन सब में मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे वहाँ डॉक्टर्स, अधिकारी और जितने भी संबंधित एक्सपर्ट्स हैं वो सब वहाँ पर विराजमान हैं। बहुत सारे देश के विशेषकर ईएनटी से जुड़े हुए लोग आज के कार्यक्रम से जुड़े हैं, और मीडिया के भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको आज वर्ल्ड हेयरिंग डे के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और बहुत ढेर सारी बधाई भी देना चाहता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही संतोष का दिन है। आज से लगभग 40 साल से भी ज़्यादा, मैं कहूँ तो एग्जैक्टली 41 साल पहले मैंने मेडिकल कॉलेज में अपने ईएनटी डिपार्टमेंट में हाउस सर्जन के रूप में काम करना शुरू किया था, और उसके बाद ईएनटी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लगभग अगर मैं जोड़ूं तो शायद अभी मैं भले ही इस समय प्रैक्टिस करने की स्थिति में नहीं हूँ मंत्री होने के कारण, तो मेरा प्रैक्टिसिंग कैरियर शुरू हुए हुए भी 38 वर्ष हो गए। और इतने सालों में मेडिकल कॉलेज से लेकर आज तक जो बहरापन है वो छोटे से छोटे बच्चे का और बड़े से बड़े 80, 90, 100 साल के बुज़ुर्ग का, और उसके साथ जुड़े हुए कारणों को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से, बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है, समझने का मौका मिला है, और ये भी समझने का मौका मिला है कि इस बहरेपन से, कान की तकलीफ़ के कारण लोगों को सामाजिक तौर पर अपने परिवार के अंदर, समाज में कितने प्रकार के कष्ट उनका सामना करना पड़ता है। घर में जब बुज़ुर्ग लोग
उम्र के कारण होने वाले बहरेपन का शिकार हो जाते हैं, उसको प्रेसबाइक्यूसिस जो बोलते हैं, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। तो जब वो कुछ उनसे कोई बात करता है, उनको सुनने में समझने में दिक्कत होती है, और जो बड़ी उम्र का जो बहरापन होता है उसमें जो टेक्निकल लोग हैं वो जानते हैं कि उसमें स्पीच रिसेप्शन भी कमज़ोर हो जाता है और स्पीच का डिस्क्रिमिनेशन की पावर भी कम हो जाती है। तो बड़े बुज़ुर्गों के कान में आवाज़ पड़ रही होती है, उनको समझ में नहीं आती है, और उसके कारण वो बार बार रिपीट करते हैं दूसरे आदमियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, अपनी पोतियों के साथ। लेकिन क्योंकि उनको कान में आवाज़ पड़ती है, समझ में नहीं आता। लेकिन जवान बच्चों को भी, घर में बहुओं को भी ये नहीं समझ में आता है कि ये इनको, वो समझते हैं कि ये जानबूझ के हमको परेशान कर रहे हैं। और उसके कारण फिर थोड़े दिन के बाद परिवारों में ये स्थिति देखने को आती है कि लोग जो है अपने बुज़ुर्गों से बात करना बंद कर देते हैं। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य मंत्री होते हुए किसी सरकार की योजना से नहीं, लेकिन हर महीने में अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 7 साल से लगातार और बिना किसी सरकार की सपोर्ट के हम ऐसे कैंप्स बुज़ुर्गों के लिए आयोजित करते हैं, जहां उनका हेयरिंग टेस्ट करके उनको निःशुल्क हेयरिंग एड और उनको चश्मे जो है प्रदान करते हैं। क्योंकि ये चश्मे वाला भी जो विषय है ऐसा है कि इसमें भी जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं ये चश्मे से ठीक होते हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन लोग समझते हैं कि हमको इसके कारण जो है ये हमारी को दिखना बंद हो गया। कैटरेक्ट के कारण भी यही सब होता है, वो सब दूसरी बातें हैं। लेकिन बुज़ुर्गों के अंदर भी तकलीफ़ देखी है और बच्चों के अंदर भी देखा है। जब बच्चों के थोड़ा सा ज़ुकाम होता है, बच्चे का कान बहना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में WHO कहता है कि 2% बच्चों को कान की जो बहने वाली बीमारी है ओटाइटिस मीडिया वो होती है। और संसार में बहुत सारे लोग, भारत में तो उसको नॉर्मल समझते हैं कान का बहना ये कोई नॉर्मल चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। ज़ुकाम होता है तो लोग समझते हैं कि ज़ुकाम जो है वो नाक के रास्ते से निकल रहा है, इसलिए कोई इसमें अब नॉर्मल बात नहीं है। और सडनली जब गांव में, देहात में, शहर में, इन सब स्थानों पर जो है बच्चा पैदा होने के बाद काफ़ी समय तक उसकी हेयरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है, जहाँ टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो फिर अचानक 2 साल, 3 साल, 4 साल का जब बच्चा होता है और उस समय बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है, तब माँ बाप के ध्यान में आता है 3 साल की उम्र पे, 4 साल की उम्र पे कि मेरा बच्चा शायद ठीक से बोल नहीं रहा है। और ख़ासकर जो पहला बच्चा पैदा होता है उसके बारे में तो इतनी जानकारी भी माँ बाप को उतनी एक्सपीरियंस नहीं होता है। और फिर उस समय फिर वो भागा दौड़ी शुरू करते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं। और उस समय फिर जब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वास्तव जो बोल नहीं पा रहा है वो इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। और बचपन से उनको ये चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा जो है उसके बारे में उतनी टेक्निकल जानकारी लोगों को उस दृष्टि से समझने सुनने का मौका नहीं होता। तो बच्चे से लेकर और बुज़ुर्ग तक जितनी प्रकार की तकलीफ़ें इसके कारण होती हैं, और फिर कितनी सारी दवाइयाँ हैं जो बहरापन पैदा करती हैं। अभी शोर के बारे में, नॉइज़ के बारे में, फैक्ट्रियों के अंदर, घरों के अंदर, सड़कों के ऊपर, वर्क प्लेसेस पर, जो इन सब चीज़ों के कारण जो सारी तकलीफ़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने बहुत नज़दीक से इनको सबको देखने का मौका मिला है। और ये क्योंकि एक ENT सर्जन होने के नाते ये सारा कुछ देखने का मौका मिला था, तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जब हम लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के कार्यक्रम शुरू किए, जिनको जन आंदोलन बनाया, मातृ सुरक्षा अभियान शुरू किया, एक दिन में 600 जगह पर हम लोग व्यवस्था दिल्ली में क्रिएट करते थे। एक दिन में 50-50 हज़ार गर्भवती महिलाएं उस इंसानों पे आती थी। एक दिन में हम लोग कैटरेक्ट फ्री दिल्ली का कैंपेन करते थे, उसमें हज़ारों लोग आते थे। जब उन्हीं इसी तरह से कोई मीज़ल्स के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, कैंसर के लिए, पोलियो के लिए, ये सारे कैंपेन्स हम लोगों ने किए। उसी श्रृंखला में शायद दुनिया का सबसे पहला इस हेयरिंग लॉस को जज करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली के अंदर
जो 97-98 में श्रवण शक्ति अभियान लॉन्च किया था, फर्स्ट टाइम इन द होल वर्ल्ड, जिसको कि WHO ने भी उस समय अप्रिशिएट किया था कि दिस इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट इनिशिएटिव इन द होल वर्ल्ड। और डॉक्टर अरुण अग्रवाल जैसे, डॉक्टर ठक्कर तो शायद उस समय काफ़ी यंगिश होंगे इसलिए मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं, लेकिन डॉक्टर संतोष कक्कड़ जैसे लोग जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हेड रहे, और ऐसे बहुत सारे सब लोग जुड़े बड़े बड़े उस अभियान में दिल्ली से लेकर और सारे NCR से लेकर और इधर की तरफ अगर हम जाएं तो मेरठ और मुजफ्फरनगर तक और दूर दूर इतने डिस्टेंस के अंदर जितने ENT सर्जन्स थे, जितने ऑडियोलॉजिस्ट थे, जितने स्पीच थेरेपिस्ट थे, वो सरकारी थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, वो गंगाराम अस्पताल में थे, वो अपोलो में थे, जहाँ भी थे, एवरीबॉडी केम ऑन द वन सिंगल प्लेटफॉर्म। और सैकड़ों जगह पर हम लोगों ने दिल्ली में व्यवस्थाएं की और उन व्यवस्थाओं के अंदर हज़ारों की तादाद में हमारे बुज़ुर्ग लोग आए, यंग भी कई बच्चे वगैरह को टेस्ट कराने के लिए लोग आ गए, और उसके माध्यम से हज़ारों लोगों का जो डेफनेस है उसको हम लोगों ने उसका आकलन किया। और बाद में उसको आकलन करने के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में आज भी मुझको याद है कि हमारे राष्ट्रीय बहुत ही हमारे जिसे कहते हैं कि जिनकी हम लोग बहुत इज्जत करते थे, ऐसे नेता कुशाभाऊ ठाकरे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने उस कार्यक्रम में, क्योंकि थोड़ा बुज़ुर्ग भी थे, हमने उनको उस कार्यक्रम में बुलाकर वो हियरिंग एड्स जो है गवर्नमेंट की, और उसके बाद से इसका एक लगातार ये आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। और मुझे खुशी है कि बाद में हम लोग उसको कंटिन्यूसली परस्यू करते रहे कि ये कार्यक्रम और बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2006 के अंदर भारत सरकार ने भी एक बड़ा कार्यक्रम इसके प्रिवेंशन के लिए भारत में लॉन्च किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लगभग आज जो है 590 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में 80% देश में वो कार्यक्रम चल रहा है। और अभी खासकर जो गाइडलाइंस अभी हमने पिछले ही समय में इशू किया, मैं पिछले सप्ताह 2-3 दिन नागालैंड और मणिपुर में रहा, और नागालैंड जैसे जगह पे बहुत डिस्टेंट इलाके में मैं एक रूरल जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे गया, एक अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे गया, और ऐसे ही मैं मणिपुर में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाके 3 स्थानों पर मैंने जाके बहुत गहराई से वहाँ अध्ययन किया, समझा, वहाँ कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की, डॉक्टरों से बात की, सब किया। तो मुझे ज़मीन पर जाकर इसका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसका कितना उपयोग है, प्रिवेंटिव जो हम स्ट्रैटेजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कर रहे हैं, उसमें हेयरिंग लॉस को भी एसेस करने के लिए जो नई हमने गाइडलाइंस इत्यादि बनाई हैं, ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी जो है हमारे भारत में चेंज आने वाला है। और मैंने पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी, लेकिन इसके जो प्रमुख अंश हैं उनको भी समझने की कोशिश की थी। तो बहुत इसमें भी बहुत जो अभी ये जो डॉक्टर ठक्कर साहब ने रिपोर्ट रिलीज़ कराई है, 90,000 से ज़्यादा लोगों के बारे में स्क्रीनिंग हुआ है, बड़े टेक्नोलॉजिकली एकदम साइंटिफिक तरीके से असेसमेंट हुआ है वो स्क्रीनिंग, और 6 स्थानों पर हुआ है। उसके सारे डाटा को कंपाइल किया गया है, और उसमें फिर जो जिसे कहते हैं लगभग यूनिलेटरल या बायलेटरल जो है इस प्रकार का जो है टोटल हेयरिंग लॉस, उसका प्रतिशत जो है वो साधारण प्रतिशत नहीं, 9% तक जो है उसमें लगभग 9 और 10 के बीच में इतना, और इवन थोड़ा सा भी जो पार्शली हेयरिंग डिसेबिलिटी कर रहा है वो भी 2-3% है। तो ये, और सबसे बड़ी एक और बड़ी इम्पोर्टेंट मुझे जो मेरे पसंद की चीज़ मुझे मिली, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर जो है टोबैको के ख़िलाफ़ अभियान चलाया है, टोबैको के ख़िलाफ़ कानून बनाए हैं। देश का सबसे पहला कानून जो है दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर से हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा ऐसा एक्ट सारे देश में बनना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में मैंने देखा कि जो बहरापन होता है बड़े लोगों के अंदर भी, प्रेस्बाइक्यूसिस वगैरह होती है, उसका लिंक खाली ये शोर शराबे से तो और एजिंग से तो है ही है,
लेकिन स्मोकलेस टोबैको से और जो है ये स्मोकिंग करने से भी है। साधारणतः लोगों को ये धारणा है कि स्मोकिंग करना मतलब लंग का कैंसर होना, तंबाकू खाना मतलब मुंह का कैंसर होना। लेकिन एक हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस में लोगों को जनरली बोलते थे सिगरेट बंद करो, तंबाकू बंद करो, शराब बंद करो। लेकिन ये पहली बार किसी एक रिपोर्ट में, मैंने भारत की रिपोर्ट में ये चीज़ देखी कि 90,000 लोगों के ऊपर जो एक तरह से सारी की सारी चीज़ें हुई हैं उसमें कि ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आज वर्ल्ड हेयरिंग डे पे अभी दोपहर में एक और भी फंक्शन है जिसमें WHO के डायरेक्टर जनरल के साथ हम लोगों को जो वर्ल्ड हेयरिंग डे पे पहली बार एक ग्लोबल रिपोर्ट जो है WHO ने बनाया है, जो दुनिया के सामने वो प्रस्तुत करने जा रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के पटल पर, दुनिया के पटल पर भी ये विषय अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत गहराई से लिया जाने वाला है। अभी 2-3 बातें जो राजेश जी ने कही और जो हमारे मंत्री जी ने भी कही, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे मन में, क्योंकि मैं जब 2014 में ऐसे ENT सर्जन तो हमारा ऑडियोलॉजिस्ट के साथ, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ, इनके साथ सब एक संबंध और कोऑर्डिनेशन रहता था। लेकिन वो सारे लोगों के प्रोडक्शन के लिए भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और वहाँ पर भी जो एक प्रकार से जो मैसूरू में जो जाके हमने उस सेंटर को देखा था, तब उसको देखने के बाद मैंने उस समय अपने मन में ये इच्छा व्यक्त की थी और यहाँ पर भी कहा, लेकिन मैं उस समय 5-6 महीने यहाँ था, तो कि इस प्रकार के सेंटर्स सारे देश में बनने चाहिए। अभी जो आज हमने किया है ये एक प्रकार से एक उस कल्पना का बहुत छोटा सा प्रारूप है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि अभी इसमें जो हमारे उन्होंने राजेश भूषण जी ने भी एक शब्द प्रयोग किया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारे लोग समझ गए होंगे कि इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हमने देखा कि 6 में से जो आउटरीच सेंटर हैं वो 4 एक ही प्रदेश के अंदर है। एक बिहार में है जहाँ के हम धन्यवाद करते हैं कि वहाँ के मंत्री वहाँ पर हैं, एक उड़ीसा के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 बातें मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ। डाटाज वगैरह और इन सब में मैं नहीं जाना चाहता कि, और ये शायद जब हमने अपना आने वाले समय में जब ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत और ये सारी भविष्य की योजनाओं के डिस्कशंस किए थे, वहाँ पर भी हमने ये इशू रेज़ किया था कि कम से कम जिस प्रकार का एक हमारे पास ये मैसूरू में सेंटर है, ऐसे हमारे पास 5 या 4 रीजन्स में एक सेंटर पूरे देश में नंबर 1 तो वो होना चाहिए। और स्वयं बताया गया, मुझे नहीं पता था कि ये फाइनेंस कमेटी ने 23 स्थानों पर ये हमारे आउटरीच सर्विस सेंटर्स को अप्रूव किया हुआ है। तो मिनिमम हर एक स्टेट में टू बिगिन विद फॉर ए मॉडेस्ट बिगनिंग एक तो कम से कम इस प्रकार का सर्विस सेंटर, और वो सर्विस सेंटर उस हर एक रीजनल जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो सारे हिंदुस्तान का जो है वो पेरेंट इंस्टीट्यूशन या उसको गाइड करने वाली इंस्टीट्यूशन, मास्टर इंस्टीट्यूशन, वो मैसूरू नहीं हो सकती। ना उसके पास इतनी क्षमता हो सकती है, ना उसके पास इतनी मैन पावर और वो सारी चीज़ें। तो 5 हम बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस देश में, जैसे बाकी चीज़ों में भी हम लोग कर रहे हैं। NCDC के 5 रीजनल सेंटर्स बन रहे हैं। ICMR के अंदर जो है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जैसी 5 स्थानों पर लेबॉर्ट्रीज़ बना रहे हैं। ऐसे ही ये स्पीच एंड हेयरिंग का जो हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, इस लेवल के हमारे 5 रीजनल वो बनने चाहिए। और हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में कम से कम हम टारगेट करें। टारगेट मैं नहीं कहता कि ये सब कुछ 1 साल में ही हो जाएगा, लेकिन हमारे अगले 2-3 साल के प्लान में ये होना चाहिए कि हम 2-3 साल में इनको टारगेटेड तरीके से सारे देश में ये खड़ा करें। यहाँ पर इस कमरे में मेरे को मिला के और मेरे को अगर हटा दें तो भी यहाँ पे 3 तो ENT सर्जन यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर अरुण अग्रवाल और डॉक्टर कंवर सेन और ये डॉक्टर ठक्कर। मैं सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि इन तीनों को इन्वॉल्व करके और भी डिस्कस करके एक टीम बना के, एक तो ये जो बात है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और दूसरा
जो हमारा, देखिए हमारे वेदों में भी कहा गया है, एक तो जीवेत शरद शतम, तो 100 वर्ष तक जिंदा रहने के लिए भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि शृणुयाम शरदः नमः, मतलब कि हम 100 साल तक सुनते भी ठीक से रहें। आपने देखा ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो 100 साल पे भी उनको कैटरैक्ट भी नहीं हुआ है, 100 साल पे सुनते भी अच्छा है, उनको किसी हेयरिंग एड की ज़रूरत नहीं है, किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो, क्योंकि ये कम से कम डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने, और मैं समझता हूँ डॉक्टर कंवर सेन ने भी 25 साल पहले, मुझे पता नहीं वो कहाँ थे, लेकिन उन्होंने ये जो श्रवण शक्ति अभियान है इसको दिल्ली में इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। उसका कितना बड़ा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होता है। और ये जो इतनी जो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं कि हेयरिंग एड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम्स बने हैं, सरकारों में कॉकलियर इम्प्लांट्स को देने के लिए योजनाएं जब इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं कि हम कॉकलियर इम्प्लांट लगाने के लिए 6-6, 7-7 लाख रुपए तक जो है गरीब आदमी के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट व्यवस्था करता है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री में भी हम बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर अभी जो आत्मनिर्भर भारत का थ्रस्ट है, मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, इसके तहत भी जो है वो हमारे अपने भारत के अंदर इतने हाई क्वालिटी जो है हेयरिंग एड्स आज बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सारे दुनिया में वो एक्सपोर्ट होते हैं। उनकी काबिलियत जो है, मतलब जो ताकत है, वो इतनी इनहेरेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग है। कॉकलियर इम्प्लांट्स अभी हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे बनने लगे हैं। बहुत सारे अभी ये टेली ऑटोलॉजी, हमारा टेली मेडिसिन जो विकसित हो रहा है, टेली ऑडियोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक यहाँ पे हम एक इनकी एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी कमेटी बनाएं, ज़्यादा समय इनको ना दें, मैक्सिमम 1 महीना, यानी आज 3 तारीख पे बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद ये अपना बना के लाएं कि ये कैसे सारे देश में ये जो सेंटर्स हैं इनको विकसित करने के लिए उसमें थोड़ा ज्योग्राफिकली भी थोड़ा असेसमेंट करें कहाँ पर क्या है, और उसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के हम कहाँ कैसे क्या क्या कर सकते हैं। एक तो लोगों के लिए पहले तो सुविधा क्रिएट करना, दूसरा जैसे अभी बाकी लोगों ने भी कहा जागृति उसके लिए एक प्रकार से पैदा करना, और फिर उसके साथ साथ ये जो कोई नेशनल लेवल पे हम जो श्रवण शक्ति अभियान का जो मॉडल है उसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक दिन भी, जैसे अभी आपका जो गर्भवती महिलाओं के लिए ये हमने जब शुरू किया था तो हम हर महीने की 10 तारीख को वो मातृ सुरक्षा अभियान करते थे। बाद में यहाँ जब सुषमा जी आई, सुषमा जी ने, क्योंकि सुषमा जी ने हमारा मातृ सुरक्षा अभियान दिल्ली में उन्होंने इनॉग्रेट करा था, उसमें वो इन्वॉल्व रहती थी, तो यहाँ जब वो स्वास्थ्य मंत्री बनी उन्होंने 9 तारीख को एक कार्यक्रम ये शुरू किया। अभी भी आप एक दिन फोकस करते हो, थोड़ा उस पर स्पेशल करते हो। तो ऐसे ही मैं नहीं कहता कि हर महीने होगा, ये आपस में कमेटी तय करे, दैट मे बी टू मच, लेकिन साल में 1 बार 2 बार कहीं एक मॉडेस्ट बिगनिंग होनी चाहिए। जब पूरा देश, आज ये वर्ल्ड हेयरिंग डे है तो एक सिंबॉलिक कार्यक्रम हमने कर दिया कहीं पर, और 2-4 ट्वीट कर दिए, 2-4 वीडियोस लगा दिए और एक कार्यक्रम हो गया, ये पर्याप्त नहीं है। समस्या इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है, और डेफनेस में बहुत कुछ प्रिवेंटेबल भी है और बहुत कुछ ट्रीटेबल भी है। जो कारण उसके हैं उन कारणों की जानकारी लोगों को दे दी जाए तो कोई आदमी बहरा नहीं होना चाहता। अभी तो ये लोगों को पता ही नहीं कि जुकाम होने के कारण भी जो है पर्दा हमेशा के लिए पीछे चला जाता है, और इतना सारा हेयरिंग लॉस पूरी ज़िंदगी चला रहता है अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना करें। कान बहता रहे ज़्यादा दिन तो पूरा का पूरा पर्दा ही सफ़ा हो जाता है, और फिर बड़ी उम्र से पहले उसके ऊपर नया पर्दा भी बना के नहीं लगाया जा सकता। कोई ये भी नहीं जानते आज असाधारण लोग कि कान बहता है तो ऐसा बहने वाला भी बीमारी होता है जो सीधी दिमाग में घुस के और आदमी के प्राण भी ले सकती है। क्योंकि लोगों ने जब तक अपने घर में ये चीज़ें ना हो तब तक लोगों ने देखी नहीं होती हैं, कहीं पढ़ी नहीं होती हैं, कोई उनके लिए कोई एजुकेशन का कैंपेन नहीं है। तो हिंदुस्तान जैसी जगह में लोगों के लिए कान का बहना